हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। दोस्तों, हम बीए थर्ड ईयर वालों के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है उनके फर्स्ट पेपर के लिए, जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत हम पहला थिंकर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्लेटो। और अभी तक हमने प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत ये पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतर तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से और आपको ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है। तो देखिए, प्लेटो ने जो है एक इसकी बहुत फेमस पुस्तक है रिपब्लिक, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। बहुत फेमस पुस्तक है रिपब्लिक। रिपब्लिक में जो है प्लेटो आदर्श राज्य का जिक्र करता है, आदर्श राज्य के बारे में। एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राज्य में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उसकी परिभाषा ये देता है। ठीक है, आदर्श का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, आदर्श आइडियल है ना। रिपब्लिक में प्लेटो आदर्श राज्य को इस तरीके से चित्रित करता है, इस तरीके से इसका चित्रण करता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। पूर्ण रूप से कल्पना करता है कि आदर्श राज्य ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप इतना याद रखेंगे कि प्लेटो का आदर्श राज्य जो है ये कल्पनाओं में है। क्योंकि कल्पनाओं में इसलिए है क्योंकि प्लेटो ने इस बात पर विचार नहीं किया कि वर्तमान में जो राज्य की स्थिति है, क्या वर्तमान में जो राज्य की स्थिति है, इस स्थिति से राज्य एक आदर्श राज्य बन पाएगा। इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसने कह दिया कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पापा के पास पैसे भी हैं या नहीं हैं। ठीक है, उसी तरीके से प्लेटो ने कहा कि आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए। उसने ये नहीं देखा कि वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी जो पोजीशन है वो एक आइडियल स्टेट को ग्रहण कर पाते हैं, एक आइडियल स्टेट बन पाते हैं या फिर बनने की योग्यता रखते हैं या नहीं। उसने सिर्फ अपनी कल्पनाओं में कह दिया कि आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए। तो ये थी थिंकिंग प्लेटो की आदर्श राज्य के प्रति। बाकी आदर्श राज्य में क्या क्या खूबी होना चाहिए, प्लेटो के हिसाब से आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, बाकी हम इन पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे कि आदर्श राज्य प्लेटो होना कैसा चाहिए प्लेटो के हिसाब से। आदर्श राज्य में जो प्लेटो है ये निम्नलिखित विशेषताएं बताता है कि इतनी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या कहता है प्लेटो कि आदर्श राज्य जो होना चाहिए उसमें दार्शनिकों का शासन होना चाहिए। किसका शासन होना चाहिए? दार्शनिकों का शासन होना चाहिए। प्लेटो का मानना है कि दार्शनिक जो होता है उसमें एक महान आत्मा के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। दार्शनिक जो है एक पूर्ण परफेक्ट व्यक्ति होता है जो ना तो कोई गलती कर सकता है, ना तो अपने हित से पहले प्रजा का हित चाहता है, अपने राज्य का हित चाहता है। मतलब ये एक श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है। इसमें सभी बहुत जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं वो सभी के सभी लक्षण इसमें विद्यमान हैं। कहता है कि एक दार्शनिक राजा जो है वो कानूनों से परे है, वो अपने हित से पहले जनता का हित चाहता है, वो जो भी करेगा अच्छा करेगा, वो कानूनों से बंधा नहीं है, स्वतंत्र चिंतन के लिए वो मुक्त है। ठीक है, इस तरीके से प्लेटो जो है दार्शनिक को सारी शक्तियाँ दे देता है और कहता है कि एक आदर्श राज्य तभी हो सकता है जब उसमें दार्शनिक राजा का शासन हो। और कहता है कि ये कानून से बंधे नहीं है, ये स्वतंत्र है, बिल्कुल अपना निर्णय देने के लिए बिल्कुल ये स्वतंत्र है और ये एक श्रेष्ठ आत्मा है। इनमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। किसमें? दार्शनिक में। दूसरी बात कहता है कि आदर्श राज्य में, आई होप आप समझ गए होंगे कि दार्शनिक शासन का मतलब क्या है। ठीक है, दूसरी विशेषता ये बताता है कि निरंकुशता की असीमितता नहीं। हालांकि पहले पॉइंट में तो ये बोलता है कि दार्शनिक राजा जो होता है ये कानून से परे है, ये जो भी फैसला लेगा, जो भी निर्णय देगा ये सर्वमान्य होगा, ये कोई गलती नहीं कर सकता, श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण विद्यमान हैं। लेकिन दूसरे पॉइंट में कहता है कि निरंकुशता की असीमितता नहीं। कहता है कि पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं होना चाहिए। संविधान के कम से कम मूलभूत जो नियम है, मूलभूत जो तत्व हैं उनका पालन ये करे। ठीक है, पूर्णता निरंकुश इनको बनने के अधिकार नहीं प्रदान करता है। तो इसका मतलब यही कि पूर्ण रूप से निरंकुश राजा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। निरंकुशता का मतलब क्या है? निरंकुशता का मतलब यही है कि राजा अपनी मनमानी ना करे, ठीक है। और एक तरीके से निरंकुशता का मतलब यही भी है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे वो राजा बनने के योग्य हो या ना हो, ठीक है। यह निरंकुश शासन है। तो इस प्रकार कहता है कि पूर्ण रूप से निरंकुशता नहीं दी जानी चाहिए शासक को। तीसरा जो बताता है विशेषता आदर्श राज्य की, कि आदर्श राज्य में न्याय हो, ठीक है। कहता है कि एक आदर्श राज्य में न्याय बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको, यदि आपने प्लेटो के न्याय सिद्धांत वाली वीडियो देखी है तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्लेटो का न्याय क्या है, प्लेटो के हिसाब से न्याय क्या है। देखिए, प्लेटो के हिसाब से न्याय ये है कि राज्य में, राज्य के द्वारा और उसमें उसके समाज के द्वारा व्यक्तियों को कुछ प्रदत्त कार्य हैं, उन कर्तव्यों को व्यक्ति बिना किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए हुए संतोष पूर्वक अपने अपने काम को करता रहे, जो उसको कार्य सौंपा गया है उस कार्य को वो करता रहे। प्लेटो की दृष्टि में यही न्याय है, ठीक है। जिसको जो कार्य सौंपा गया है राज्य के द्वारा या फिर उसके समाज के द्वारा, संतोष पूर्वक बिना दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए हुए वो उस कार्य को वो करता रहे, यही प्लेटो के दृष्टि से न्याय है, यही है प्लेटो का न्याय, ठीक है। प्लेटो आदर्श राज्य के अंतर्गत जो चौथी विशेषता बताता है वो कहता है कि नागरिकों के 3 वर्ग। प्लेटो जो है समाज में जो राज्य के जो नागरिक हैं उनको 3 वर्गों में बांटता है। पहला वर्ग जो है वो कहता है शासक वर्ग। पहला वर्ग क्या है? शासक वर्ग। 3 वर्गों में ये समाज राज्य के व्यक्तियों को बांट देता है। दूसरा है सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, और तीसरा है उत्पादक वर्ग, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, उत्पादक वर्ग। कहता है कि शासक वर्ग शासन का काम करे संतोषपूर्वक, सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा का काम करेगा, शासक वर्ग शासन का काम करेगा मतलब कि राजनीति का काम करेंगे ये, ठीक है। ये पूरा पॉलिटिक्स वाला संभालेंगे, पूरा राजनीति का काम करेंगे और शासन का काम करेंगे राज्य पर। सैनिक राज्य की सुरक्षा करेगा और संतोषपूर्वक करेगा बिना किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए बिना। उत्पादक वर्ग उत्पादन का काम करेगा। उत्पादक वर्ग में कौन आएंगे? उत्पादक वर्ग में शिल्पी आएंगे, मतलब जो शिल्प कला में माहिर होंगे। और दूसरा आएगा व्यापारी, ठीक, व्यापारी आएगा। और तीसरा आएगा कृषक। तो ये सब किस में आएंगे? ये सब उत्पादक वर्ग में आएंगे, ठीक है। उत्पादक वर्ग में ये सब आएंगे। तो ओवरऑल ये समझना है आपको कि प्लेटो ने राज्य को 3 वर्गों में बांटा, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग राजनीति का काम करेगा, शासन का काम करेगा। सैनिक वर्ग राज्य की सुरक्षा का काम करेगा। उत्पादक वर्ग उसमें जो भी खाद्य पदार्थ है या फिर अन्य जरूरी वस्तुएं हैं वो उनका उत्पादन का काम करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के आदर्श राज्य की जो चौथी विशेषता है वो क्या है। 5वीं विशेषता पे बढ़ते हैं। कहता कि कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कार्यात्मक विशेषीकरण मतलब एक विशेष वर्ग को विशेष कार्य दिया गया है और संतोषपूर्वक बिना किसी के कार्य में हस्तक्षेप किए हुए बिना उस विशेष कार्य को करता रहे, ठीक, ये इसका मतलब है। फिर से समझते हैं कि समाज द्वारा या फिर राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों को एक विशेष कार्य दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति संतोषपूर्वक बिना दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए बिना उस कार्य को करता रहे, अपने विशेष जो कार्य है उसको करता रहे। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर शासक वर्ग है, अब इसको शासन का काम दिया गया है तो ये शासन का काम करता रहे, ठीक है, संतोषपूर्वक बिना किसी हस्तक्षेप के। दूसरा जो सैनिक वर्ग है, ये सैनिक राज्य की सुरक्षा का काम करेंगे, ठीक है, संतोषपूर्वक करेंगे, अपनी जो भी इनको काम सौंपा गया है बिल्कुल निष्ठापूर्वक ये करेंगे, ठीक है। उत्पादक वर्ग शिल्पी अपना शिल्पी का काम करेगा, व्यापारी व्यापार का काम करेगा, कृषक कृषि का काम करेगा, ठीक है। जो काम जिसको सौंपा गया है वो अपना काम निष्ठापूर्वक करता रहेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि 5वीं विशेषता का मतलब क्या है, कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। जो हमने पॉइंट बनाए हैं, जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लिखना है आपको अच्छे से समझ के, ठीक है। और ये पॉइंट थोड़ा सा एक बार नोट जरूर कर लेंगे आप लोग, है ना, ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की जो 6ठी विशेषता है वो है शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि जब हम प्लेटो के शिक्षा व्यवस्था पढ़ा रहे थे
तो प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था में क्या करता है कि कहता है कि जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पर है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो शासकों का उस पर पूर्ण नियंत्रण हो, मतलब कि राज्य के वो पूर्ण नियंत्रण हो, उसके जो पाठ्यक्रम डिसाइड हो वो राज्य के द्वारा निर्धारित हो, और उसमें जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हो वो राज्य के द्वारा निर्धारित हो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य का जो 7वीं विशेषता है वो है कुरुचिपूर्ण कला एवं साहित्य पर प्रबंध। इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी ऐसी कलाकृति नहीं होनी चाहिए जो कुरुचिपूर्ण हो, या फिर जो नेचर के साथ खिलवाड़ करती हो, या फिर जो अश्लील हो। ऐसी कलाकृतियों पर यह प्रतिबंध लगाता है, और ऐसे साहित्यों पर यह प्रतिबंध लगाता है जो कि व्यक्तियों के मानसिक और चारित्रिक पर गलत प्रभाव डालें या फिर अश्लीलता फैलाएं। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। अब हम बढ़ते हैं प्लेटो के आइडियल स्टेट का जो 8वीं विशेषता है वो क्या है, साम्यवादी व्यवस्था। देखो हम नेक्स्ट वीडियो में साम्यवादी व्यवस्था पढ़ेंगे, जिसमें से संपत्ति का साम्यवाद और स्त्रियों का साम्यवाद दोनों पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि जो साम्यवादी व्यवस्था है राज्य में, प्लेटो का साम्यवादी व्यवस्था लागू करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो राजा है, जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है, उसका परिवार के प्रति और धन के प्रति जो लगाव है वो खत्म करना। ठीक है, ये उद्देश्य है प्लेटो का। कहता है कि शासक तभी अच्छे से शासन कर सकेगा जब उसका परिवार के प्रति और धन के प्रति कोई लोभ ना हो। ठीक है, उसका परिवार के प्रति अटैचमेंट ना हो, धन का लोभ ना हो, तभी वो अच्छे से शासन कर सकेगा। और सेम चीज़ बताता है सैनिक वर्ग के लिए। कहता है सैनिक वर्ग का कोई परिवार नहीं होना चाहिए, इसके पास कोई धन कोष अपना व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। अगर शासक के पास कोई धन कोष भी है तो जनता के हित के लिए होना चाहिए, ना कि अपने व्यक्तिगत यूज के लिए होना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे साम्यवादी व्यवस्था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में समझेंगे। 9 नंबर पे है नर नारियों को समान अधिकार। जैसा कि पहले हमने एथेंस की शिक्षा व्यवस्था आपको पढ़ाई थी, तो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था में क्या था कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था, और बहुत दयनीय स्थिति थी उनकी ना, बहुत सारे अधिकार स्त्रियों को नहीं दिए जाते थे। लेकिन प्लेटो ने कहा कि नर नारियों मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए जाने चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर और किसी क्षेत्र में हो। ठीक है, जैसे डिफेंस के क्षेत्र में भी इसने नारियों को अधिकार दिया है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य में ये 9 विशेषताएं होनी चाहिए प्लेटो के अनुसार। यदि ये 9 विशेषताएं हैं तो वह एक आदर्श राज्य है प्लेटो के अनुसार। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम देखेंगे कि प्लेटो के जो आदर्श राज्य है इसकी विशेषताएं तो समझ लिया, अब इसकी आलोचनाएं क्या हैं और इसमें कमियां क्या हैं। ठीक है, तो चलिए तो इसकी आलोचना और दोष को देखेंगे, लेकिन उससे पहले 2 लाइनें सुन लीजिए। और यदि पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को, ना पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं, और सीरियस मत लेना। ठीक है, कहना है कि गुलाब का फूल देकर ये कह गया फूल की टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत और उसको ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। तो बढ़ते हैं आदर्श राज्य, प्लेटो के आदर्श राज्य में जो आलोचनाएं हैं, जो इसके दोष हैं उनकी तरफ। स्वतंत्रता का निषेध, पहला इसका दोष जो है स्वतंत्रता का निषेध है। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता नहीं दी जाती, निषेध का मतलब ये है। ठीक, स्वतंत्रता कैसे नहीं है भाई, इसने राज्य को 3 वर्गों में बांट दिया और सबको अपना अपना काम सौंप दिया। ठीक है, कह रहा कि इस काम से तुमको हटना नहीं है, तुम कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते, बस इसी काम को करते रहो जो राज्य के द्वारा, जो समाज के द्वारा तुमको सौंप दिया गया है। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता का इसमें हनन है, निषेध है। दूसरा जो इसकी आलोचना की जाती है, दूसरा जो इसका दोष है वो है कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति अनुचित है। भाई जैसे मान लो कि तुमको एक काम सौंप दिया गया, अब कुछ समय के बाद तुम्हारा जी भर गया उस काम से और तुम नया काम सीखना चाहते हो, तो उसमें प्लेटो ने क्या कहा था कि भैया समाज और राज्य जो तुमको काम सौंप दिए हैं उसी काम को आपको करते रहना है, बिना किसी दूसरे काम में हस्तक्षेप किए हुए, और बिल्कुल संतोषपूर्वक उसी काम को करते रहो। ठीक, तो इसमें क्या है कि कार्यात्मक विशेषीकरण का ये सिद्धांत था जो कि आदर्श राज्य पर प्लेटो ने लागू किया था, तो ये अनुचित है।
क्या है, ये अनुचित है। क्यों अनुचित है, हमने आपको समझा दिया कि जैसे दूसरा काम करने का मन हो तो वो नहीं कर सकता है। तो मनुष्य के जीवन का सिर्फ एक ही पक्ष विकसित हो पाता है, कोई एक टैलेंट उभर का आता है, बस वही टैलेंट वो विकसित कर पाता है, बाकी वो और किसी क्षेत्र में नहीं जा पाता है। ठीक, प्लेटो के आदर्श राज्य में जो तीसरा दोष है वह है उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा। अब देखिए, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को समझाया है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत जो है संरक्षक वर्ग मतलब कि शासक और सैनिक वर्ग की शिक्षा पर तो ये बहुत विशेष ध्यान देता है, जो विशेष तौर से शासक वर्ग पे, शासक वर्ग की शिक्षा पर इतने विशेष ध्यान देता है और इतने विस्तार से ये चर्चा करता है कि शासक वर्ग की शिक्षा पर ये 50 वर्षों तक की शिक्षा की व्यवस्था करता है। लेकिन वहीं पर उत्पादक वर्ग की शिक्षा पर इसने कोई व्यवस्था नहीं बनाई, उत्पादक वर्ग के विकास पर इसने कोई ध्यान नहीं दिया, है ना। मतलब उनकी स्किल डेवलप पर या फिर उनकी एजुकेशन पर कोई इसने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इसने शासक वर्ग को बढ़ावा दिया है, शासक वर्ग की शिक्षा विशेष ध्यान दिया है। सिर्फ ये दार्शनिक राजा के पीछे पड़ा हुआ था, इसको चाहिए था दार्शनिक राजा और राज्य में न्याय। इसके हिसाब से न्याय क्या है वो आप समझते हैं, मैंने आपको समझाया है। ठीक, आदर्श राज्य में जो इसके चौथा दोष है वो है शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। ये पूर्णतः दार्शनिक राजा के पीछे पड़ा हुआ है और दार्शनिक राजा को ये भगवान मान लेता है पूरा। कहता है कि दार्शनिक राजा एक श्रेष्ठ आत्मा है, उसमें सभी अच्छे गुण, सभी श्रेष्ठ गुण विद्यमान है, वो गलती कर ही नहीं सकता, चाहे नियम को फॉलो करे या ना करे, उस पूर्ण रूप से स्वतंत्र है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या दिखाई पड़ता है कि शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता दिखाई देती है, तो ये एक दोष है। पांचवा है शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। अब देखो, प्लेटो जो है आदर्श राज्य के लिए सभी बातों को तो ये करता है, लेकिन शासन के लिए क्या यही सब जरूरी है? अभी हमने जो देखा है, नहीं, शासन के लिए एक संविधान होना चाहिए, किसी राज्य को चलाने के लिए संविधान होना चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए, कुछ अधिकारी होने चाहिए जो वहाँ के छोटे छोटे शहरों में नियुक्त होने चाहिए, है ना। एक सिस्टम पूरा होना चाहिए, अपराधियों को दंड देने का प्रावधान होना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट होना चाहिए, तभी एक आदर्श राज्य बन सकता है। और प्लेटो ने इन सब चीज़ों पर कोई चर्चा ही नहीं की, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ कहा ही नहीं, ना तो न्यायालय की व्यवस्था की, ना संविधान की व्यवस्था की, ना तो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की, है ना। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, किसी की भी व्यवस्था इसने नहीं की। तो शासन के लिए आवश्यक तत्वों की इसने उपेक्षा की है, इसलिए ये पांचवा दोष है। तो आई होप कि प्लेटो के आदर्श राज्य क्या है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या है, प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना किस किस आधार पर की गई है या फिर इसके दोष क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।